सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन के हमारे अतीत का पाठ 3 लेकर आए हैं। आशा है सभी बच्चे इस पाठ को बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पाठ 3 जिसका नाम है भोजन, संग्रह से उत्पादन तक। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जो आदि मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, वो किस तरह अपना भोजन पकाते थे, कैसा अपना भोजन इकट्ठा करते थे, कैसे उन्होंने भोजन को पकाना शुरू किया, ये सब बातें इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेंगी। इस पाठ से आपको जानकारी मिलेगी। आपको 2 पाठ में आरंभिक मानव के बारे में उनकी समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। अब इस पाठ 3 में आपको उनके खाद्य जीवन के बारे में पता चलेगा। संग्रह कहते हैं इकट्ठा करना और उत्पादन कहते हैं किसी का निर्माण करना। अब इसमें पहली जो हेडिंग है वो है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जलवायु कहते हैं वातावरण, यानी जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमें भोजन एक सा नहीं मिलता। कुछ हमें भोजन जानवरों से मिलता है तो कुछ पेड़ पौधों से मिलता है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो धान की खेती होती है ना, उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी खेती होती हैं जो विशेष जलवायु में विशेष क्षेत्र में ही पैदा की जा सकती हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहते हैं। कुछ सर्दी में रहने वाले जानवर होते हैं, कुछ गर्मी में रहने वाले जानवर होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। आपने पाठ 2 में इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ी है। इसमें बताया गया है कि पाठ 2 में आपको पता था कि वो शिकार करते थे, खाद्य संग्रहारक भोजन इकट्ठा करते थे, जड़ें, फूल, पत्तियाँ, इस सभी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे। अगली हेडिंग है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती तो सभी बच्चे जानते हैं, पशुपालन होता है पशुओं को पालना, उनको पालतू बनाना। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से कई हजारों लाखों साल तक जलवायु जल्दी जल्दी बदलती रही। इस कारण से नए नए घास के मैदान हुए, ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी जंतु जो जानवर होते थे उनकी पैदाइश हुई, वो बढ़ गए। आगे देखते हैं, लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। यानी कैसे उनको ये पता चला कि कब कौन सा फल तैयार होता है, पक कर तैयार होता है, कौन सी फसल पक कर तैयार होती है, किस तरह से वो बीज एक पौधा बन जाता है। ये समस्त जानकारियाँ उनको पाठ 2 में मिली। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें।
इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि उन्होंने प्रकृति में रहने वाली वनस्पतियों के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, कब वो पौधे होते हैं, कब उन पर फल आते हैं, कब वो पककर तैयार होते हैं, इन समस्त चीज़ों की जानकारी उन्होंने ली और इसके बाद उन्होंने इस तरह से उस पेड़ को, उस पौधे को, उस वनस्पति को उगाया। धीरे धीरे उन्हें जानकारियाँ मिल गई और उन्होंने फसलें बोना शुरू कर दिया और वो किसान बन गए। कृषक होते हैं किसान। आगे देखते हैं, आगे है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। चारा कहते हैं घास। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। प्यारे बच्चों, ये आपको जानकर अति आश्चर्य होगा कि जो आदि मानव ने, आरंभिक मानव ने सबसे पहला जो जानवर पकड़ा, उसको पालतू बनाया, वो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। उनके आगे वो घास गेरते थे, खाद्य सामग्री गेरते थे, जिससे वो आकर्षित होकर के उनकी ओर चले आते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, झुंड कहते हैं ग्रुप, और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यानी उन्होंने कुछ पशुओं को आकर्षित किया और उन्होंने अपने वहाँ पर, जहाँ पर वो रहते थे, उनको वहाँ पर रखना शुरू कर दिया। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी, खाद्य सामग्री जैसे घास, ये सब देना शुरू कर दिया और इस तरह से वो आरंभिक मानव धीरे धीरे पशुपालक बन गए, पशुओं को पालने वाले बन गए। आगे हेडिंग है, एक नवीन जीवन शैली, एक नए जीवन की शुरुआत। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जब उन आरंभिक लोगों ने बीजों को बोना शुरू किया तो उनको लगा कि इनमें कुछ वक्त लगेगा, इनको उगने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद इन पर फल आने में कुछ वक्त लगेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर समय बिताना शुरू किया। वो कई महीने एक जगह ही रहने लगे, क्योंकि किसी फसल को पककर तैयार होने में 3 महीने या 6 महीने तो लगते ही हैं। और धीरे धीरे उन्होंने उन बीजों को उगाया, उनकी सिंचाई की। सिंचाई कहते हैं पानी देना। खरपतवार हटाई, खरपतवार होती है जो खेतों में, जो फसल में जो बेकार घास होता है उसको निकालना। इस तरह से वो धीरे धीरे एक अच्छे कृषक, अच्छे किसान बन गए। और उसके बाद जब उनकी फसल तैयार हो जाती थी तो उस अनाज को वो संभाल कर रखते थे और उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता था। नेक्स्ट आप एक चित्र देख रहे हैं, अनाज के उपयोग। इसमें अनाज का उपयोग बताया गया है बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, खाद्य यानी खाने के रूप में, उपहार के रूप में। उपहार होता है गिफ्ट। पहले लोग अनाज को गिफ्ट करते थे। भंडारण के लिए, भंडारण होता है आगे के लिए, उसको समेट कर रखना, उसको इकट्ठा करके रखना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण कहते हैं स्टॉक लगाना। जैसे आप लोग हमारे यहाँ पर, हमारे माता पिता अनाज को टंकियों में भरकर रख देते हैं, तो ये भंडारण कहा जाता है। और ये आगे फसल के समय बीज के लिए रखा जाता है और खाने के लिए उसको संभाल कर रखा जाता है।
बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि उन्होंने गेहूँ या अनाज का भंडारण करने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, धरती में एक गड्ढा खोदा, इस तरह से उन्होंने अनाज का भंडारण किया। क्योंकि उस समय लोहे की जानकारी नहीं थी। आज के समय में लोहे की टंकियाँ होती हैं, उनमें अनाज भरकर रखा जाता है, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। आगे हेडिंग है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक महत्वपूर्ण, ये एक अच्छा तरीका है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो जानवर पाले जाते थे वो एक भंडारण, एक आने वाले समय के लिए एक भोजन का अच्छा स्रोत, अच्छा माध्यम माना जाता था, क्योंकि उनसे हमें दूध मिलता था, उनसे मांस मिलता था उन आदि मानव को। आज भी हमें पशुओं से दूध मिलता है, तब भी वो जो पालतू बनाए गए थे जो जानवर, उनसे वो दूध लेते थे, उनसे वो मांस लेते थे, इन चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे भंडारण के रूप में। आगे हेडिंग है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 देखो। आपको मानचित्र 2 देखना है, उसमें पेज नंबर 14 आपको देखना है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि आपको मानचित्र 2 में नीले रंग के कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं, वर्ग दिखाई दे रहे हैं। उनको उन जगहों के बारे में दर्शाया गया है जहाँ पर पुरातत्वविदों को आरंभिक मानव के कृषक और पशुपालक के होने का सबूत मिला है। पुरातत्वविद तो आप जानते ही हैं, जो पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, यानी ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर बताए जाएं तो पश्चिम और उत्तर के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थान पाए गए हैं। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो आज प्रेजेंट टाइम में जो कश्मीर है वो क्षेत्र, वहाँ पर आरंभिक मानव का, आदि मानव का, अर्लीस्ट पीपल का ये पता चला है कि वो कृषक थे, वो पशुपालक भी थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पुरातत्वविद होते हैं, जो उन्हें वहाँ पर जो वस्तुएं मिलती हैं उन पर वो रिसर्च करते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि क्या ये कृषकों यानी किसानों की या पशु पालने वालों की बस्तियाँ थी या नहीं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र का रिसर्च किया, इस क्षेत्र पर उन्होंने खोजबीन की और उन्होंने पाया कि यहाँ पर कुछ जले हुए अनाजों के दाने मिले हैं और उन्हें लगा कि शायद ये जानबूझकर जलाए होंगे या स्वयं ही जल गए होंगे।
तो इससे लगता है कि उन्होंने आरंभिक मानव ने खेती शुरू कर दी थी, खेती प्रारंभ कर दी थी। नीचे दिया गया है, नीचे एक तालिका दी गई है। उस तालिका में एक तरफ अनाज और हड्डियाँ दिखाई गई, लिखी गई हैं, और एक तरफ पूरा स्थल कि ये चीज़ें कहाँ पर मिली हैं, कौन कौन से स्थान पर मिली हैं। आपको ये तालिका पढ़नी है और आपको इसमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है हेडिंग स्थायी जीवन की ओर। यानी पहले आपको पाठ 2 में ये बता दिया गया था कि जो आरंभिक मानव थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, लेकिन अब वो एक जगह रहना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुजहोम एक स्थान है जो आज कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। प्यारे बच्चों, पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसे स्थान खोजे हैं जहां पर उन्हें आरंभिक मानव के समय की, पुरास्थल के समय की कुछ झोपड़ियां मिली हैं, कुछ घर मिले हैं, और वो घर धरती को खोद करके बनाए गए हैं। और उन्होंने इस बारे में रिसर्च किया कि शायद जो आरंभिक मानव थे वो सर्दी के समय इनमें रहते होंगे और गर्मी के समय वो इनसे बाहर निकल जाते होंगे। आगे लिखा है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। पुरापाषाण यानी जो पाषाण काल है उससे भी पुराना, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। नवपाषाण युग यानी जो नया जिसमें नए नए औजार बनाए गए हैं, जो पुरापाषाण युग के बाद आया था। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पायना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली जानते हैं आप? ओखली होती है जिसमें अनाज या दाल को हम एक डंडे से, एक मोटे लठ की तरह से उस पर चोट मारते हैं, जिससे वो अलग अलग हो जाती है, उसकी सफाई हो जाती है। आगे लिखा हुआ है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। प्यारे बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, ये औजार नवपाषाण युग के हैं, यानी ये पुरापाषाण युग के बाद का नवपाषाण युग है, जिसमें नए नए औजार बनाए गए। औजारों को तेज़ धार किया गया, उनकी आगे से उनको नोकीला किया गया, और साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाए गए। आगे लिखा है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यानी इस नवपाषाण समय में कुछ ऐसे स्थान मिले हैं कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले थे। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण कहते हैं इन पर कुछ तराशना, इन पर कुछ पेंटिंग्स बनाना। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज। यानी पहले ये आरंभिक मानव मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें वो वस्तुएं, चीज़ें रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इनमें भोजन पकाना भी आरंभ कर दिया। आगे लिखा है, अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है
कि जो आरंभिक मानव थे धीरे धीरे उनमें विकास होता गया। उन्होंने भोजन पकाना आरंभ कर दिया, उसके साथ साथ उन्होंने कपड़े बुनने भी आरंभ कर दिए। अब उन्हें लगा कि हमें इस तरह नहीं घूमना चाहिए, हमें अब कुछ पहन लेना चाहिए, और उन्होंने इस तरह से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आप ये एक चित्र देख रहे हैं, ये एक मिट्टी का बर्तन है। ये नवपाषाण युग के समय का कुछ पूरा स्थल से लिया गया एक मिट्टी का बर्तन है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है, काम करते रहे थे वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी धीरे धीरे मनुष्य में विकास हुआ, आरंभिक मानव में विकास हुआ, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी होने लगी। इस तरह से उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया, पशुपालक बन गए और एक अच्छे समाज का निर्माण किया, क्योंकि वो एक जगह स्थिर हो गए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जीविका कहते हैं रोजी रोटी, यानी जिस जिस मौसम में वो रहते थे उसके अनुसार ही उनकी रोजी रोटी कमाई होती थी। आगे हेडिंग है अन्य रीति रिवाज। रीति रिवाज आप बच्चों जानते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश में रीति रिवाज अक्सर होते रहते हैं। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसे स्थान की खोज की है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर रहते होंगे और इन्हें वास्तव में जनजाति कहा जाता होगा। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। यानी कुछ ऐसे रीति रिवाज शायद उन्होंने बनाए होंगे, सामाजिक में रहते हुए, समाज में रहते हुए, एक ग्रुप में रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए गए होंगे जो सभी को मानना आवश्यक था। आगे एक हेडिंग है सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें क है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। एक मेहरगढ़ स्थान है, आइए ये कहाँ है इसके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। आपको मैप सेकंड देखना है, उसमें पेज नंबर 14 आपको देखना है, वहाँ मेहरगढ़ आपको ढूंढना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। बोलन दर्रा, प्यारे बच्चों, दर्रा होता है दो पहाड़ियों के बीच का जो खाई नुमा जो स्थान होता है। जब लोग पुराने ज़माने में ईरान जाते थे, ईरान व्यापार के संबंध में जाते थे, तो वहाँ पर एक हरा भरा समतल स्थान है, उसे ही मेहरगढ़ का नाम दिया गया है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि आरंभिक मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ की, कहाँ पर उसने पशुपालन किया, तो वो स्थान है मेहरगढ़। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यानी इस स्थान पर जब पुरातत्वविदों ने रिसर्च किया, अध्ययन किया, तो उन्हें यहाँ पर कुछ उस समय के जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिलती हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि वो ऐसा स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इससे ये ज्ञात होता है कि उन लोगों ने पशुपालन एक अच्छे तरीके से सीख लिया था। आगे लिखा है मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं।
प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4। और कैसे कमरे, कैसे घर मिले हैं? चौकोर, वर्ग वाले और आयताकार। ये इस तरह के वहाँ पर उन पुरातत्वविदों को घरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पुरातत्वविदों को ऐसा लगा कि शायद आरंभिक मानव जो पशुपालक थे, कृषक थे, वो अपनी फसल का, अपने अनाज का भंडारण इन घरों में करते थे। आगे एक छोटा सा बिंदु है गांव। इसमें लिखा गया है कि गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि जो ग्रामीण परिवेश होता है वहाँ लोग अपनी जीविका के लिए ही काम करते हैं। आगे एक चित्र है पहले और बाद के स्तर। इसमें ये बताया गया है कि उस समय से पहले कैसा स्तर था, उसके बाद कैसा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यानी यहाँ बताया गया है कि लोग कल्पना करते थे कि शायद मरने के बाद भी कोई जीवन होगा, और इसमें ही वो उनके मृतक के प्रति, जो मर जाते थे, उनके प्रति आस्था रखते थे, जो शायद आज के समय में भी देखी जा सकती है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ के लोग शायद ये आस्था रखते थे, ये विश्वास रखते थे कि जब कोई मर जाता है शायद उसका आगे भी जीवन होता है, और उसे आगे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी ना रहे, इसलिए उसके साथ कब्र में कुछ विशेष वस्तुएं, खाने के लिए कुछ जानवर, पशु और कुछ सामान्य फसल के अनाज, इस तरह की चीज़ें उसके साथ दबाई जाती थी। ये एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये मेहरगढ़ की कब्र का एक चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति के साथ, कंकाल के साथ कुछ पशु के कंकाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे हेडिंग है दाओजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली हेडिंग ढूंढो। आपको वहीं आपको मानचित्र 2 में यह स्थान दिखाई देगा कि ये कहाँ पर है। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में, कहाँ पर? चीन और म्यांमार देश के बीच में जो उन देशों में जाने वाला जो रास्ता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। यानी जो मूसल होते हैं, जो ओखली के साथ प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह के वहाँ पर औजारों के, उपकरणों के अवशेष मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। किसके लिए उगाते थे? भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से काष्ठशम, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं, कुछ ऐसे लकड़ियाँ मिली हैं, कुछ ऐसा पत्थर मिले हैं जो शायद चीन से आया होगा, क्योंकि चीन वहाँ से नज़दीक था। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके कुछ प्रश्न उत्तर है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ में अच्छी जानकारी मिली है। इस पाठ में आपको पता चला है कि कैसे आरंभिक लोगों ने कृषि यानी खेती करना शुरू किया, वो एक अच्छे किसान बने, कैसे वो एक अच्छे पशुपालक बने। उन्होंने जंगलों से जानवरों को अपनी ओर आकर्षित किया, उनको पालतू बनाया,
और जंगली पौधों पर उन्होंने निरीक्षण किया, किस समय उनके बीज आते हैं, किस समय बीज से पौधा बनता है, किस समय फसल बनती है, पककर तैयार होती है। ये निरीक्षण करने के बाद उन्होंने उसका प्रयोग किया और धीरे धीरे वह किसान बन गए। उसके बाद उन्होंने एक स्थान पर रहना भी आरंभ कर दिया। और कुछ ऐसे पुरास्थल यहाँ पर दर्शाए गए हैं जो उन आरंभिक लोगों के, उन कृषकों के, उन पशुपालकों के होने का साक्ष्य हमें देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आगे इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न उत्तर करने हैं। इसमें प्रश्न 1 है, इन वाक्यों को पूरा करो। आपको ये वाक्य पूरा करना है। प्रश्न 2 है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। आपने पाठ पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है कि क्योंकि खेती के लिए समय आवश्यक होता था, बीज को पकने के लिए, फसल को पकने के लिए, तैयार होने के लिए समय लगता था। प्रश्न 3 है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि उन्हें कुछ वहाँ पर हिरन जैसे, भेड़ जैसे कुछ खुदाई में जंगली सूअरों की हड्डियाँ मिली हैं। ऊपर उन्हें भेड़ और बकरियों जैसे पालतू जानवर होते हैं, उनकी हड्डियाँ मिली हैं। इससे अनुमान लगाया कि शायद वो पहले शिकारी होंगे, बाद में किसान पशुपालक बन गए हैं। प्रश्न 4 है, आखिर थे खाद्य संग्रहारक यानी आरंभिक मानव जो शिकार करते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारण में समानता बतानी है और क्या बिल्कुल डिफरेंस है, विभिन्नताएं बतानी है। आगे प्रश्न 5, आखिर तक खाद्य संग्रहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगी, तो इसका उत्तर आपको देखना है। प्रश्न 6 है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखिर तक खाद्य संग्रहारकों के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर बताने हैं। यानी यहाँ बताया गया है जो पशुपालन करते थे और जो शिकार करते थे उनके जीवन में क्या अंतर होता था। इसमें बताया गया है कि जो खेती करने वाले जो आरंभिक मानव थे वो स्थायी जीवन जीते थे, जबकि जो शिकारी थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। जो पशुपालन जो कृषक होते थे उनका जीवन पालतू पशुओं पर निर्भर था, जबकि जो शिकारी होते थे उनका जीवन शिकार पर, जंगली जानवरों पर निर्भर था। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और आपको इन प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।